था। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा के इतिहास का प्रथम अध्याय फ्रांसीसी क्रांति का भाग नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। यह हमने जाना है कि फ्रांस के ऊपर कर्जा इतना ज़्यादा हो चुका था कि उस कर्ज को उतारने के लिए और अपने और खर्चे पूरे करने के लिए लुई 16वें ने जनता के ऊपर कर बढ़ा दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट्स जनरल मीन्स प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, और इसकी अंतिम बैठक हुई थी सन 1614 में। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। सन 1774 जब बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है और क्या पाता है, सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। सन 1789 यही वो सन है जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। एस्टेट्स जनरल का आह्वान, तृतीय एस्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। एस्टेट्स जनरल की जगह बास्तिल पर हमला होता है, देहात में किसानों का विद्रोह होता है। सन 1791 फ्रांस की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। सन 1791 में 1792 और 93 में फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है और जैकोबिन गणराज्य का पतन होता है और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन लागू हो जाता है। 1804 नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है, और 1815 वाटरलू का युद्ध जिसमें नेपोलियन की हार हो जाती है। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 में नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई, बहुत लंबे समय बाद, क्योंकि इससे पहले बैठक हुई थी सन 1614 में। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। कमाल की बात है कि समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग उनको बिठाया नहीं गया, बल्कि उनको खड़ा रखा गया। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। एस्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, चाहे उनकी सदस्य संख्या कितनी भी रही हो। जैसे प्रथम एस्टेट के 300 लोग, द्वितीय एस्टेट के 300 लोग, तृतीय एस्टेट के 600 लोग, लेकिन मत रहेगा उनका एक। इस बार भी लुई 16वें इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, संख्या के हिसाब से, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता सामाजिक अनुबंध में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए, बहिष्कार करते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए, खेल के मैदान में जमा हुए,
और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी। और उनका नेतृत्व कर रहे थे मिराबेau और आबेसिये। मिराबेau और आबेसिये। मिराबेau का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कि जिस व्यक्ति का जन्म कुलीन वर्ग में हुआ हो लेकिन वो तीसरे एस्टेट के लोगों के अधिकारों की बात करता हो तो बहुत अच्छा लगता है। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। और जो आबेसिये थे वो मूलतः पादरी था और उसने तीसरा एस्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी। ये चित्र में आप देख सकते हैं टेनिस कोर्ट में जो शपथ ली गई थी 20 जून को। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी तो पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी। पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी, जहां पाव रोटी बनती है, बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया और दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रोधित गुस्साई भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया, नष्ट कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए क्योंकि डर का वातावरण बना हुआ था और बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण दी। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी डरते हुए और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात, ये ध्यान रखना हमने, 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का प्रस्ताव या आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई और इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने की बजाय अब इन शक्तियों में विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। इसमें आप देख रहे हैं विधायिका जिसमें नेशनल असेंबली 745 सदस्य है और फिर साइड में दिखाया हुआ है कि कार्यपालिका में सम्राट और उसके मंत्री और फिर साथ में है न्यायपालिका। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। ये 1 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीएससी परीक्षा के लिए कि फ्रांस में संविधान 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया? स्टेट जनरल की जगह नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचित समूह का चुनाव करते थे, जो आपने ऊपर डायग्राम में देखा है, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक मतलब वोट देने का अधिकार था जिनको का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया, मीन जिन्हें वोट का अधिकार नहीं दिया गया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। अभी हम देख रहे हैं चित्र 8 में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। पुरुष एवं नागरिक है, पुरुष एवं महिला नहीं है।
का सन 1790 में ले बार्बिए द्वारा बनाया गया चित्र है। दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर की कानून को निरूपित करती है। कहता है संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक मीन्स प्राकृतिक नेचुरल एवं अहरणीय मीन्स जिसका हरण नहीं किया जा सके अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। मीन्स ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। और साथ में हम देख लेते हैं पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार सम्मान होते हैं, ये इसमें उल्लेख किया गया। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, न कि थोपा गया नहीं। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार किया जा सकता है, न ही नज़रबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है, आवश्यक है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। मतलब सीधा सा मतलब ये है, यदि सरकार किसी सार्वजनिक आवश्यकता के लिए आपकी संपत्ति ग्रहण करेगी तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही करेगी और उसका बकायदा आपको मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। स्रोत ख्याल में पढ़ते हैं। ये क्रांतिकारी पत्रकार थे जया पॉल मरा। स्रोत ख्याल में पढ़ते हैं। ये थे क्रांतिकारी पत्रकार जॉन पॉल मरा ने अपने अखबार लामी दी पप्पल जनता का मित्र, जिसका मतलब होता है जनता का मित्र, में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक कि लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हशर अमीरों का करेंगे। ये समाचार था, समाचार पत्र था लामी दी पप्पल मीन जनता का मित्र, और इसका संपादक था जया पॉल मरा, जिसमें उसने ये जो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है इसके ऊपर टिप्पणी की है। आगे राजनीतिक प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्षर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बिए ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। क्योंकि पढ़े लिखे कम थे, इसलिए चित्रों के माध्यम से समझाया गया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। टूटी हुई जंजीर, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था, और टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक है। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। और त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख,
सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक है। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता क्योंकि वो गोल होती है। लाल फ्राइजियन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी थी लाल फ्राइजियन टोपी। नीला सफेद लाल ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे, नीला सफेद लाल। डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप। विधिपट कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है।